नमस्कार। 24 का महासंग्राम आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत सियासी खबरों के साथ। तो आखिरकार रायबरेली और अमेठी सीट से कांग्रेस प्रत्याशी को लेकर सस्पेंस खत्म हो चुका है। कांग्रेस ने राहुल गांधी को रायबरेली सीट से चुनाव मैदान में उतार दिया है, जबकि अमेठी से किशोरी लाल शर्मा पर दांव लगाया गया है। माना जा रहा है कि राहुल अमेठी से चुनाव लड़कर किसी तरह का जोखिम मोल लेना नहीं चाहते। रायबरेली सीट से सोनिया गांधी सांसद रही हैं और साल 2004 से 2019 तक उन्होंने रायबरेली का ही प्रतिनिधित्व किया है। अब उनकी सियासी विरासत को संभालने के लिए राहुल को आगे किया गया और इस सीट पर कांग्रेस की निगाह में जोखिम कम है। लेकिन सियासी जानकार ये कहते हैं कि कांग्रेस के इस फैसले को बेहतर नहीं माना जा रहा और इसे भाजपा के लिए अहम मुद्दा भी करार दिया जा रहा है। तो सियासी सस्पेंस का दी एंड अब हो चुका है। जिस तरह से राहुल गांधी का नाम रायबरेली सीट से कांग्रेस ने आगे कर दिया है, तो सोनिया गांधी की सीट से अपने पूर्व अध्यक्ष यानी राहुल गांधी को चुनावी मैदान में उतारा जा रहा है। आज नामांकन का आखिरी दिन है। प्रियंका गांधी भी पहुंच चुकी हैं, अशोक गहलोत भी पहुंचे हुए हैं। नामांकन रैली आज निकलेगी लोकसभा का रण। और अमेठी से देखिए कौन कौन दिग्गज इस समय चुनावी मैदान में है। हाई प्रोफाइल सीट है उत्तर प्रदेश की रायबरेली और अमेठी, जहां से अब कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया। तो 20 मई को मतदान होगा और सीट के लिए नॉमिनेशन का आज अंतिम दिन है। ऐसे में रायबरेली से राहुल की उम्मीदवारी का ऐलान कर दिया गया है। खड़गे जी का, सोनिया जी का, राहुल जी का, प्रियंका जी का हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उसने मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जो उनकी पारिवारिक सीट है उसकी जिम्मेवारी मेरे को दिया है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि यहाँ मेहनत करूं। मैं यहाँ 40 साल से इस क्षेत्र की सेवा कर रहा हूँ। 1983 में यहाँ आया था एज ए यूथ कांग्रेस की तरफ से मेरी ड्यूटी लगी थी वहाँ पे। तो उसके बाद से मैं कंटिन्यू यहाँ पे कर रहा हूँ। मैं राजीव जी के साथ अपना कैरियर शुरू किया था। 1983 में राजीव जी मेरे को लेके आए थे यहाँ पे। तो उसके बाद फिर ऐसे हालात बनते गए कि मैं यहीं का यहीं रहा। तो हमने सोनिया जी के सारे इलेक्शन लड़ाए, राजीव जी का सिर्फ 81 का छोड़ दो, उसके बाद के सारे इलेक्शन लड़ाए। ऐसा नहीं राहुल जी लड़ने वाले नहीं है और वो पूरे हिंदुस्तान की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो सुना आपने किस तरह से बयानबाजी अब होने लगी है कि एल शर्मा ये कह रहे हैं कि मुझे चुना गया है और गांधी परिवार की परंपरागत सीट से मुझे एक बार फिर से मौका दिया जाना, कहीं ना कहीं वो शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं। तो एक नजर 1952-57 में फिरोज गांधी ने जीत दर्ज की थी। 1967, 71, 80 में इंदिरा गांधी ने जीत दर्ज की है। तो रायबरेली सीट से आपको बता दें अब राहुल गांधी चुनावी मैदान में नजर आएंगे। 2019 के आम चुनाव में कांग्रेस यूपी की केवल एक लोकसभा सीट ही जीत पाई थी और वो सीट रायबरेली ही थी। क्योंकि किसी को संचालन भी तो करना है। हम हाँ, बहुत अच्छी चॉइस है। बहुत समय से शर्मा जी संभाल रहे हैं अमेठी को। 99 से जब पहले चुनाव का संचालन हमने किया था तो हम दोनों ने साथ में किया था। अमेठी का हर गांव के हर गांव को जानते हैं, हर गली को जानते हैं। बहुत अच्छा रहेगा। और इसी विषय पर बातचीत करेंगे। टीएन मिश्रा हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। मिश्रा, क्या कुछ जानकारी, क्योंकि नामांकन का आखिरी दिन है, कौन कौन दिग्गज पहुंच चुका है, किस तरह की तैयारियां हैं और रैली किस तरह से निकाली जाएगी? लेकिन अंदर खाने की बात कोई कांग्रेस नेता बोल नहीं रहा था। अब क्योंकि राहुल गांधी का नामांकन होना है तो प्रदेश के सारे नेता कांग्रेस अध्यक्ष जो है अजय राय से लेकर के उनकी सारी टीम जो बाहर होगा, सीपी राय वगैरह पहले पहुंच चुके हैं और कांग्रेस के जो कद्दावर रायबरेली या फिर सारे नेता है वो पहले बुलाए गए हैं, पुराने नेता बुलाए गए हैं। तो ये सब लोग रहे, उससे रोड शो भी होगा और उसके बाद नामांकन होगा। अभी चाहे देखिए राहुल के लिए पहला चुनाव है, बल्कि परिवार की सीट है। तो परिवार की सीट के नाते वहाँ बहुत लोग फंड से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के लोग सारे मौजूद रहेंगे और ये माना जा रहा है कि बहुत अभूतपूर्व
और ये भी समझना चाहेंगे टीएन कि क्या कुछ तैयारियां हैं, क्योंकि रैली भी निकाली जाएगी और जिस तरह से नामांकन को अच्छे से ऐतिहासिक बनाने की तैयारी भी पार्टी करने जा रही है, इसमें कौन कौन सी किस किस को जिम्मेदारियां दी गई हैं, क्या सुरक्षा के इंतजाम है? देखिए, सुरक्षा विभाग जिला प्रशासन ने पूरा कर रखे हैं। तो कांग्रेस यहाँ अपने तरफ के सारे सीनियर नेता वो वहाँ पहुंच गए और वो इन लोगों ने तैयारी शुरू कर दी। सीधी राहुल गांधी महत्वपूर्ण है, इसलिए उसको लेकर के सरकार की तरफ से प्रबंध किए गए हैं। जो चिंता जो प्रशासन है, जहाँ तक निर्धारित है आगे अध्यक्ष से लेकर और पूरी और उनके सेवा के कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में ही काम होगा। तो इससे बदल क्या है, सुरक्षा कर्मी तरह काम करते हैं, ये लोग लगातार लगा दिए गए और अजय राय फिर इसकी समीक्षा कर रहे भूतपूर्व नामांकन है। राहुल गांधी वहाँ पहली बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि भूतपूर्व नामांकन से लोगों को आभार भी कराया जाए कि कांग्रेस में कोई जो है कमी नहीं है और कांग्रेस पूरे जोर शोर से चुनाव लड़ेगी और जीतने की पूरी उम्मीद रखती है। बिल्कुल, अब जिस तरह से पार्टी को गांधी परिवार के गढ़ में बड़ी जीत की उम्मीद है, देखना होगा क्या कुछ होता है। 20 तारीख को मतदान पड़ेंगे और उसके बाद रिजल्ट आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। इधर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के अमेठी सीट छोड़कर रायबरेली लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने पर सियासत भी तेज हो गई है। वर्धमान में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पीएम ने राहुल गांधी पर तंज कसा। पीएम मोदी ने कहा कि राहुल गांधी वायनाड से भी हार रहे हैं, इसलिए वो नई सीट खोज रहे हैं। उन्होंने कहा कि शहजादे को वायनाड से हार का डर है, इसलिए अमेठी से भागकर रायबरेली पहुंच गए। इसके अलावा मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव समेत देश भर के बीजेपी नेताओं ने भी राहुल गांधी पर जमकर तंज कसा। और क्या कुछ कहा है प्रधानमंत्री ने, आइए आपको सुनाते हैं। मैंने पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे। और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे, अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग घूम घूम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। सुना आपने प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा है, तंज कसा है, अरे डरो मत, भागो मत। और ये भी कहा कि वायनाड से हार तय है, इसलिए दूसरी जगह खोजने लगे हैं। शहजादे तक लेकर नाम लेकर इस तरह से तंज भी कसा पीएम ने। और एक बार फिर से सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहा है पीएम ने। मैंने पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे। और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे, अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग घूम घूम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। तो अरे डरो मत, भागो मत, इस तरह का जिक्र पीएम ने किया। हार करके राहुल गांधी केरल तक भागे थे, वायनाड से, वहां से हार की आशंका मान करके पहले अमेठी का मन बनाते रहे, लेकिन स्मृति जी ने जो 5 साल काम किया है, 5 विधानसभाओं में 4 में जमानतें जब्त कराई पिछले चुनाव में, और जिस ढंग से मैं अभी वहां दौरा करके आया हूं, नामांकन भरने में मैं स्वयं था, यूपी का माहौल मोदी में हो चुका और पुराना रिकॉर्ड भी हम तोड़ने जा रहे हैं। ऐसे अमेठी के बजाय वो रायबरेली से जा रहे हैं, तो रायबरेली की जनता भी उनका इंतजार कर रही है कि कांग्रेस ने जितने विकास में अवरोध पैदा किए, जितनी मोदी जी के बारे में हल्की बातें कही, एक एक बातों का हिसाब कांग्रेस को देना पड़ेगा। और निश्चित हार रायबरेली से भी राहुल गांधी की होने वाली है। और प्रियंका जी ने तो पहले हार के पहले अपनी
एक तरह से इसको हमारी भाषा में कहते हैं कि रण के पहले रण छोड़ हो गई, तो अब किसका क्या कर सकते हैं। है इस बार वायनाड में भी जमीन खिसक गई है और इसलिए वहां से भी भागने की तैयारी कर रहे हैं। तो अब वो रायबरेली में जमीन ढूंढ रहे हैं, तो रायबरेली की जमीन तो पहले ही खिसक गई है, इसलिए कहीं से भी आए इस बार राहुल गांधी की हार सुनिश्चित है। तो कहीं से भी आए इस बार हार सुनिश्चित है, इस तरह की बातों का जिक्र किया गया। रायपुर से अहम खबर आपको बता दें, जहां तीसरे चरण के प्रचार को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज का बयान सामने आया। पूरे प्रदेश में हमारा प्रचार अभियान चल रहा है, भाजपा और मोदी के खिलाफ माहौल है। पहले और दूसरे चरण के बाद भाजपा के बयान से स्पष्ट है कि कांग्रेस की सरकार बन रही है। जनता कांग्रेस को जिताने का मन बना चुकी है। कांग्रेस के पक्ष में जबरदस्त माहौल है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने पीएम मोदी को बताया कलाकार और ये भी कहा कि प्रधानमंत्री से बड़ा कोई कलाकार नहीं हो सकता। बीजेपी ने पहला चुनाव काले धन को लेकर लड़ा, दूसरा चुनाव पुलवामा को लेकर लड़ा और इस बार उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। वो मुद्दे की बात नहीं करते, केवल नाटक कर रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि वो कलाकार हैं। बहुत कला है। कभी हम सोच रहे थे कि पहली बार चुनाव लड़े, महंगाई, बेरोजगारी, नौकरी और काले धन को लेकर। दूसरी बार चुनाव लड़े पुलवामा को लेकर। तीसरी बार उनके पास कोई मुद्दा है नहीं कि प्रधानमंत्री देश के सभाओं में जहां जहां चुनावी सभा लेंगे वहां आपको वो गड़ियाली आंसू बहाते हुए रोते हुए देखेंगे। ये कला है उनकी, ये कलाबाज है, इसलिए उनसे बड़ा कलाकार कोई है भी नहीं। इधर छत्तीसगढ़ की 7 लोकसभा सीटों पर 7 मई को वोट डाले जाएंगे। मतदान के मद्देनजर निर्वाचन आयोग की तैयारियां जोरों पर हैं। अफसरों और कर्मचारियों को ईवीएम मशीन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। रायपुर के एनआईटी में कर्मचारियों को ईवीएम मशीन से संबंधित ट्रेनिंग दी गई। निर्वाचन अधिकारी से बातचीत की आईएनएच के सहयोगी मोहम्मद हसन। छत्तीसगढ़ लोकसभा चुनाव के लिए तीसरे चरण का मतदान जो है वो 7 मई को 7 सीटों के लिए मतदान जो है वो 7 मई को किया जाएगा। वहीं मतदान से पहले आप देख सकते हैं निर्वाचन आयोग जो है वो लगातार तैयारियों में जुटा हुआ, तैयारियां तेज कर दी गई है। जो मतदान के दिन जो मतदान दलों को यहाँ पर तैनात किया जाना है उनका प्रशिक्षण जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। जो अधिकारी हैं, कर्मचारी, उन्हें यहाँ पर बताया जा रहा है कि किस प्रकार से जो ईवीएम है उसका उपयोग किया जाना है। यहाँ पे निर्वाचन के अधिकारी पहुंचे हुए और जो लोग ड्यूटी में तैनात रहने वाले मतदान के दिन उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ पर निर्वाचन के अधिकारी हैं। सर, किस तरीके से आज प्रशिक्षण दे रहे हैं, क्या आप लोग किस तरीके से समझा रहे हैं अधिकारियों को? आज निर्वाचन का तृतीय प्रशिक्षण है और इसमें हम मतदान अधिकारियों और पीठासीन अधिकारियों को यह आश्वस्त करना चाहते हैं कि वो तृतीय ट्रेनिंग में बहुत अच्छे से मशीन को ऑन करना, मॉक पोल की पूरी स्थिति को जान लें, समझ लें, सभी पुनः एक बार जो हमारे एनवेलप्स हैं, बुकलेट्स हैं, उनको देख लें, समझ लें, ताकि बहुत सुचारू रूप से वो मतदान करवा सके, पूरे आत्मविश्वास के साथ, उत्साह के साथ मतदान करवा सके। सर, मतदान के साथ मतगणना को लेके भी आप लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं कि कैसे काम करना है, मशीनों को कैसे ऑपरेट करना है? मतगणना की ट्रेनिंग मुझे लगता है निर्वाचन हमारा समाप्त होगा, उसके बाद में फिर उसकी ट्रेनिंग भी साथ में चलेगी। तो आज राजधानी रायपुर में आप देख सकते हैं जो 7 लोकसभा सीटों पर, छत्तीसगढ़ की 7 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है, उसके लिए यहाँ पर प्रशिक्षण जो है वो लगातार अधिकारी यहाँ पर दे रहे हैं। ईवीएम मशीनें यहाँ पर लाई गई है, कड़ी सुरक्षा के बीच ईवीएम मशीनों को रखा गया है। यहाँ पर अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जा रही है कि किस प्रकार से मतदान करवाना है, उसके बाद मशीनों को किस तरीके से ऑन करना है, उसे बंद कैसे करना है, और लिफाफे में, एनवेलप में किस प्रकार से इसको सील करके मतदान की प्रक्रिया पूरी की जानी है। कुल मिलाकर के आज तीसरे चरण यानी कि आखिरी जो प्रशिक्षण है अधिकारियों को वो यहाँ पर दिया जा रहा है। कैमरामैन इकराम कुरैशी के साथ मोहम्मद हसन, एनएच 24/7 रायपुर। मध्य प्रदेश में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के इमरती देवी पर दिए गए विवादित बयान ने तूल पकड़ लिया, जिसके बाद अब उन्होंने सफाई पेश कर दी है। पटवारी ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट किया, जिसमें ये लिखा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। उन्होंने इमरती देवी को बड़ी बहन भी बता दिया और खेद जाहिर किया है। हालांकि बीजेपी इस मामले को लेकर लगातार हमलावर है। भाजपा का ये कहना है कि कांग्रेस को इसका जवाब प्रदेश की महिलाएं आने वाले दिनों में जरूर देंगी। नहीं, लेकिन आपकी अब इमरती का रस खत्म हो गया। नहीं, लेकिन आपकी तोड़ मरोड़ कर उसको गलत संदर्भ में प्रस्तुत किया जा रहा है।
मैं इमरती देवी जी का जहाँ तक सवाल है, बड़ी बहन है मेरी, और चूंकि बड़ी बहन माँ जैसी होती है, तो मैं इतना ही कहूँगा कि मेरा संदर्भ सिर्फ इतना था कि सवाल कैसे टले, और उसके अलावा इंटेंशन कुछ नहीं था। फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई ऐसी भावना ठेस पहुंची हो किसी की भी, तो मैं खेद व्यक्त करता हूँ, माफी चाहता हूँ। ये किसी भी प्रकार से किसी भी संदर्भ में कोई नेगेटिविटी मेरे मन में भी नहीं थी, मेरे माइंड में भी नहीं थी, न हाथ उड़ाना था, सिर्फ भावना सवाल को टालने की थी। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, ऐसा मुझे मेरे से जो मतलब मेरे संदर्भ को गलत समझा गया, इसके अलावा कोई संदर्भ नहीं था। कहना चाहती हूँ भाई साहब कि जो कांग्रेसी लोग हैं, उनकी भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि उनको सद्बुद्धि दे, और एक दलित महिला, एससी की महिला, उसके बारे में ऐसा बोलना उन्हें शोभा नहीं देता। और मैं तो कहती हूँ कि मैं तो उनसे कुछ ऐसा ज्यादा नहीं बोलना चाहती हूँ। मैंने सदा उनने मेरे से बड़ी बहन कहा है, तो मैं उनके साथ रही भी हूँ, लेकिन भगवान ने उनकी बुद्धि खराब कर दी है, इसलिए वो ऐसे बोल रहे हैं। और वो क्या बोल रहे हैं, वो तो अब छोटे हैं, प्रदेश अध्यक्ष जरूर बन गए, लेकिन एज उनके तो कमलनाथ जी आइटम कहते हैं, दिग्विजय सिंह टचिंग माल कहते हैं। तो ऐसे कांग्रेसी तो ऐसी भाषा बोलने का उपयोग करते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसी भाषा बोलने का उपयोग नहीं करना चाहिए। हम महिलाओं को बाबा साहब ने जो अधिकार दिए हैं, हम उनके अधिकार से बाहर निकल रहे हैं, और उनके ही संविधान से हमारी सारी महिलाओं को ये मिला है कि हम बाहर निकले, काम करें, चाहे बिजनेस करें, नेतागिरी करें, नौकरी करें। तो हमारी महिलाओं के ऊपर वो कांग्रेसी तो शुरू से ऐसे बोलते आए हैं, तो मैं उनसे चाहती हूँ कि भाई ऐसा ना बोले, और इमरती के खिलाफ बोले जरूर है, लेकिन मैं एसपी नो जाऊंगी, उन पे एफआईआर कराऊंगी, मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। एक बार बहुत है कि सुन लिया, कमलनाथ ने आइटम कह दिया था, लेकिन ये अब इतनी इमरती को इतनी सस्ती ना समझे, ऐसा ना समझे कि वो कभी भी कुछ बोल सकते हैं। मैं अब लड़ूंगी, और मैं अपनी सरकार से भी कहूंगी कि मेरे साथ मुझे न्याय दो। कल एक कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी द्वारा दिया गया वो बयान है, जिसने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि कांग्रेस पार्टी का चरित्र, कांग्रेस पार्टी की मानसिकता महिला विरोधी है। हमारे प्रदेश की पूर्व मंत्री और दलित समाज की एक सम्माननीय महिला श्रीमती इमरती देवी जी के बारे में जो बयान जीतू पटवारी ने दिया है, वह घोर निंदनीय है। और मैं हमेशा कहती हूं कि इस देश में कांग्रेस पार्टी का होना ही इस देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि ये वह पार्टी है जिसने कभी हमारी संस्कृति का सम्मान नहीं किया, और सम्मान तो बाद में, संस्कृति को तार तार करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। कांग्रेस पार्टी ने यह साबित कर दिया कि उनके लिए इस देश में महिलाओं का कोई महत्व नहीं है। एक नहीं अनेकों उदाहरण हमारे सामने देखने को मिल जाते हैं। आज दुख है मुझे इस बात का कि श्रीमती इमरती देवी जी के लिए जो बयान कांग्रेस अध्यक्ष ने दिया है, वो मात्र श्रीमती इमरती देवी जी को दिया गया बयान नहीं है, ये संपूर्ण नारी जाति का, ये संपूर्ण महिला जाति का अपमान है। और साथ ही साथ एक दलित समाज की सम्माननीय महिला के बारे में इस प्रकार के बयान संपूर्ण दलित समाज का भी अपमान है। इतना घटिया बयान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा ये मानसिकता दिखाती है कांग्रेस प्रदेश के अध्यक्ष की महिलाओं के प्रति, कांग्रेस पार्टी की महिलाओं के प्रति, और जो निम्न स्थिति तक गिर चुकी है कांग्रेस, इसका जवाब कांग्रेस को सारे प्रदेश की महिलाएं आने वाले दिनों में देंगी।
तो पहले भी कई इस तरह के बयान आ चुके हैं। राजनीति में आप देखिए कि किस तरह से चरित्र कहां कहां पहुंच रहा है और बयान देने के बाद नेता माफी मांग लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। बैतूल की खबर आपको बताएंगे, जहां पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का काफिला रोका गया है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने घोड़ा डोंगरी में काफिला रोक दिया है। काले झंडे दिखाकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। पटवारी ने इमरती देवी को लेकर जिस तरह से टिप्पणी की, विवादित बयान को लेकर जीतू पटवारी का विरोध चौतरफा घिरते हुए जीतू पटवारी लगातार अब नजर आ रहे हैं। बैतूल से देखिए तस्वीरें सामने आई हैं, जिस तरह से जीतू पटवारी ने इमरती देवी को लेकर अभद्र टिप्पणी की, उसके बाद अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। और ये तस्वीरें बैतूल से सामने आई जब उनका काफिला रोका गया है। तमाम कार्यकर्ता यहां पर इकट्ठे हो गए, हाथों में झंडा, बैनर, पोस्टर लेकर नारेबाजी ये कर रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। अरुण सूर्यवंशी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। अरुण, क्या कुछ जानकारी, किस तरह से काफिला रोका गया, क्या तस्वीरें और अभी अपडेट क्या है इस खबर पर? जी मैं बता दूं कि यहाँ पर जीतू पटवारी की आम सभा थी रामू टेकाम के समर्थन में, जिसके बाद यहाँ से वो निकल रहे थे, तभी भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा आगे उनके काफिले को काले झंडे दिखाए गए और यहाँ कांग्रेस कार्यकर्ताओं और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई है। पुलिस ने उनको रोका है और यहाँ से भी फिलहाल जीतू पटवारी निकल गए हैं और पुलिस आगे कार्रवाई कर रही है पूरे मामले को लेकर। तो पुलिस पहुंच चुकी है और इस पूरे मामले में अब छानबीन की जाएगी। हालांकि ये तस्वीरें देखिए सामने आई हैं प्रदर्शन करते हुए, और कौन कौन यहाँ पर मौजूद था, कोई दिग्गज नेता भी मौजूद था? जी मैं आपको बता दूं कि यहाँ जीतू पटवारी के साथ में रामू टेकाम और पूर्व कैबिनेट मंत्री सुखदेव पानसे और कांग्रेस के कार्यकर्ता लोग मौजूद थे, जिसमें सुखदेव पानसे मुख्य नेता थे, पूर्व कैबिनेट मंत्री। जी अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। तो पटवारी ने इमरती देवी पर जिस तरह से अभद्र टिप्पणी की उसे लेकर, और चलिए आपको सीधे ले चलते हैं सीएम विष्णुदेव साय क्या कुछ कह रहे हैं। आप सबके खाता में आगे सो ही चेक करवा लिया, और जब तक हमन सरकार में रहो, आप मन सरकार में हमन ला बैठा के रखियो, तब तक ये महतारी बंधन योजना बंद होने वाला नहीं है, बल्कि हर महीना पहली सप्ताह में ही आप मन के खाता में, जैसे 1 तारीख के डलाइस ना भी, उसने हमारा प्रयास रही कि 1 तारीख के ही हर महीना आप मन के महतारी बंधन योजना के पैसा आप मन के खाता में डल जाए। तो तरह तरह के भ्रम पैदा करे के ये कांग्रेसिया मन प्रयास करत हैं। तो एक से हमन ला सचेत रहना है और भारतीय जनता पार्टी ला ही जिताना है। काहे अभी 3 महीना में देखे हो हमन बड़े बड़े काम ला पूरा करे हन। 18 लाख प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति होगी से ये चुनाव के बाद में वो बनना शुरू हो जाही। देरी इसलिए थोड़ा सा होइस कि जो केंद्र से पैसा थे ओला भूपेश बघेल वापस कर दे रहीस और भारत सरकार ओला दूसर प्रदेश में ओकर उपयोग कर दे रहीस। अभी अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष चालू होगी से अब व्यक्ति मन के प्रधानमंत्री आवास बनना शुरू हो जाए। बल्कि हमार मोदी जी के अभी फिर गारंटी है, अभी के लोकसभा के चुनाव वाला जो संकल्प पत्र है उसमें फिर वादा है ये देश के जनता से कि आने वाला 5 साल में फिर हम 3 करोड़ मकान बनाएंगे, 3 करोड़ प्रधानमंत्री आवास बनाएंगे। ये 10 साल में 4 करोड़ बन चुकी से आने वाला 3 साल में 3 करोड़ मकान और बने। तो कोई भी गरीब कच्चा मकान मिल नहीं रहे, सबकर पक्का के मकान प्रधानमंत्री आवास में हो जाएगी। आज 2 साल के बकाया बोनस भी कितना किसान मतलब मिली से भाई, सबला मिली से, अंतर की राशि भी मिली सो ही 24,72,000 से ज्यादा किसान मन के अंतर की राशि भी 13,320 करोड़ रुपया एक मुश्त दे के आप मन के सरकार करी से। 12 लाख से ज्यादा किसान मन के 3716 करोड़ रुपया 2 साल के बकाया बोनस दे के काम करे हैं। आज रामलला दर्शन योजना शुरू होगी से, आज पीएससी घोटाला के जांच सीबीआई करना शुरू कर दी से। तो इस सारा खुशी इस बात की कि पहला वोट अगर देश के अंदर माननीय मोदी जी को दिया है तो मोदी जी के माध्यम से देश के अंदर होने वाली सभी आतंकवादी घटनाएं एक के बाद एक अगर उन पे लगाम लगी, अन्यथा आप देखो पाकिस्तान की सीमा पर हमारे सैनिकों के सर काट के ले जाते थे, हमारे अपने सेना मूक दर्शक बैठी रहती थी। कांग्रेस के लोग कहते हम क्या करें, ये तो पाकिस्तान का हाथ है,
पाकिस्तान का हम क्या करें। मुझे इस बात की प्रसन्नता है 56 इंच वाले ने जब से सरकार संभाली घर में घुस के मार के ठिकाने लगाने का काम किया है। इनका नाम नरेंद्र मोदी जी है। तब से लगा के आज तक आतंकवाद जो भी विकास का काम होगा सबको करेंगे। और मैं आज अपन आदिवासी बंधुमन के बीच में भी आया हूं और ये निवेदन करे कि जैसे विधानसभा के चुनाव में सरगुजा संभाग में आप मन के भरपूर आशीर्वाद मिलिस, पूरा सुपड़ा साफ होगी इसका कांग्रेस के 14 से 14 सीट पूरा भारतीय जनता पार्टी ला आप मन ला दिलाओ और होकर पुरस्कार। कानून और व्यवस्था केवल शब्दों के लिए नहीं होते, इनको चरितार्थ करके दिखाना पड़ता है। ये इसमें पुरुषार्थ लगता है, पराक्रम लगता है, मन की सोच लगती है और मन की निष्कलंकता लगती है। मुझे इस बात की खुशी है हम केवल बजरंगबली की जय नहीं बोलते हैं, बजरंगबली के सच्चे भक्त होने के नाते से बाबा जी और हम लोग ऐसे गुंडों को ठीक करके लगाते हैं ताकि अपना ये राम राज्य की सच्चे अर्थों में स्थापना हो। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि एक बार का वोट हमने देश की सुरक्षा के लिए माननीय मोदी जी को दिया है। दूसरे बार का वोट इस देश में कोविड का खराब समय आया था और खराब समय में आप हमारी सबकी जान बची, तो उसका एक सबसे बड़ा कारण है उस समय माननीय मोदी। हमारा आदिवासी भाई बन के आज देश के सर्वोच्च पद में, राष्ट्रपति के पद में हमारा आदिवासी समाज के एक बहनी बैठी से श्रीमती द्रौपदी मुर्मू बैठी से, आज कितना बड़े सम्मान की बात है आदिवासी समाज के लिए कि सर्वोच्च पद में हमारी बहनी बैठी से। आज अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री रहें तो आदिवासी बन के ठीक से विकास हो, इसलिए भारत सरकार में आदिम जाति कल्याण मंत्रालय के गठन भी करी। आज आदिम जाति कल्याण मंत्रालय के कोई गुरेज नहीं है कि देश का शासक वो जो समाज की रक्षा करे, देश की रक्षा करे, देशवासियों के प्राण बचाए। कोविड का खराब समय जब जलाने के लिए शमशान में जगह नहीं मिली, लकड़ियां नहीं मिल रही थी, हॉस्पिटल में घर वाले साथ देने को तैयार नहीं, मौत के बाद लाश आ जाए तो कोई उठाने वाला नहीं, लेकिन ऐसे समय में भी सबसे पहले जिनने देश की सुरक्षा की व्यवस्था संभाली, स्वास्थ्य की संभाली, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। हमको लगा कि देश का प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए, नरेंद्र मोदी जैसा होना चाहिए। कोविड के कठिन काल के बाद हम सब जानते हैं अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं, तो किसके कारण मुस्कुरा रहे हैं? बोला जय जय श्री राम। और अयोध्या के बाद बाबा महाकाल का महालोक भी मुस्कुराया, वो तो हमारे मध्य प्रदेश का ही है। मैं वहां का विधायक था, वहां वर्षों से इस बात की कांग्रेस के टाइम बात करते कि महाकाल बना दो, महाकाल का महालोक बना दो, कोई बनाने वाला नहीं। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है जैसे ही माननीय मोदी जी की सरकार बनी, स्मार्ट सिटी का पैसा आया 800 करोड़ और आज बाबा महाकाल का महालोक बन गया। तो सूरजपुर और संभल में आप देख रहे थे चुनावी रैली चल रही है, सभा को संबोधित कर रहे थे। तो छत्तीसगढ़ के सीएम सूरजपुर में सभा को संबोधित कर रहे थे। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव संभल में चुनावी प्रचार प्रसार करते हुए देखे गए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए INH 24/7। नमस्कार।